नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टेक कंपनियों में जो धड़ाधड़ छटनियां हो रही है उसकी। और ये बातचीत करना ज़रूरी है क्योंकि अब आंकड़े भी बहुत बड़े होते जा रहे हैं। और चूंकि भारत टेक कंपनीज पे बहुत ज़्यादा उम्मीदवार है और ख़ास करके जो 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हमने तैयार कर लिए हैं और सैकड़ों यूनिकॉर्न्स के इंतज़ार में हम हैं, तो इस वक्त ज़रूरी है कि एक बार सिचुएशन असेसमेंट किया जाए। मगर एक बार आप देखिए कि क्या हो रहा है, किस तरीके के आंकड़े बन रहे हैं छटनी के मामले में। आ, ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज, यू आर फायर्ड। अमेजन 10,000, मेटा 11,000, ट्विटर 3,700, सीगेट 3,000। इस तरीके से और भी कंपनियां हैं, इनके आंकड़े आप देखिए। 1,000 इंटेल, स्ट्राइप 1,000, माइक्रोसॉफ्ट 1,000। यही हाल भारत की टेक कंपनियों का भी है। भारत में भी अगर आप पूरा ये साल ले लें 2022 जनवरी से लेकर अभी तक, तो धड़ाधड़ जॉब कट्स हो रहे हैं और सब के सब टेक कंपनियों में हो रहे हैं। इसमें जिसको एडुटेक आप बोलते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, वो ज़्यादा है। बायजूस, अनअकैडमी और भी कंपनियों के नाम हैं। इन सारी कंपनियों ने या तो छटनी की है या करने वाले हैं, की है और करने वाले हैं, ऐसे भी हैं। ये तमाम वो कंपनियां, हालांकि ये कुछ नाम हैं, चूंकि हम सबके नाम यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते। इनमें अब इसमें ऐड कर लीजिए कि जो ग्लोबल कंपनियां कटौती कर रही हैं उसमें भी भारतीय लोग हैं और उनके भी ब्रांचेस हैं भारत में। अब जैसे ट्विटर ने जो छटनी की, तो भारत में उसकी 90% स्टाफ, 90% स्ट्रेंथ उनका इंडिया में साफ हो गया। तो इन कंपनियों को जो सर्व कर रही हैं कंपनियां, उनमें भी जॉब्स जारी हैं। अगर ही इन कंपनियों की स्थिति ठीक नहीं है, तो एक अनुमान है ये मोटा सा एक्सपर्ट्स का कि 2022 में सिर्फ ऐसी बड़ी टेक कंपनियों में 60,000 छटनियां सिर्फ और सिर्फ भारत में होंगी। तो चिंता की बात है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ होगा। आपका परिचय करा दें। टीम लीज के चेयरमैन मनीष सब्रवाल साहब हमारे साथ होंगे। इनोवेट के फाउंडर रितेश मलिक और जस्ट जॉब्स की फाउंडर सबीना दीवान। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, जाना माना नाम है, आप ये बताइए कि अब चिंता ये हो रही है कि ये एक टेम्पररी फिनोमेना है या लॉन्ग टर्म में ये रहने वाला है और हम कुछ और देखने वाले हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो टेम्पररी जो एक्सेसेस या जो ज्यादा हायरिंग हो गई थी पिछले सालों में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जीरो हो गए थे, कोविड का फिस्कल जो सरप्लस या फिस्कल बूस्ट जो हुआ था, बहुत गवर्नमेंट्स ने स्पेंड किया था, इसलिए थोड़ा शॉर्ट टर्म एक्सेस सब खत्म हो रहा है। लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रेंड जो एम्प्लॉयमेंट एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से टैक्सी कैब रिलेशनशिप हो रही है, वो तो बहुत साल से चल रही है। तो जब हम लोगों को जब जॉब्स ऊपर जाते हैं तब हमको अच्छा लगता है, जो ऊपर जाता है वो थोड़ा बहुत नीचे भी आता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि मेटा के 11,000 एम्प्लॉयज जो ग्लोबली हटे थे, उसमें सिर्फ 100 एम्प्लॉयज इंडिया में थे। इनफैक्ट जब ग्लोबली एम्प्लॉयज हटाए जाते हैं तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट और अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम बहुत कॉस्ट कंपेरेटिव हैं। तो थोड़े साइक्लिकल फैक्टर्स हैं जो कोविड के सरप्लस या कोविड के जो सेंट्रल बैंक्स ने मॉनेटरी पॉलिसी की थी, बहुत गवर्नमेंट्स ने फिस्कल वो हटाई जा रही है, तो उसकी वजह से अब वो शॉर्ट टर्म कट्स होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, अब जो हमारे परदादा या हमारे दादा या हमारे पेरेंट्स के लिए एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट था, वो तो बहुत दिन से वो ट्रेन स्टेशन से छूट गई है। अब टैक्सी कैब रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयज 4 जॉब्स 5 जॉब्स 30 साल के पहले कर सकते हैं, और एम्प्लॉयर्स भी एम्प्लॉयमेंट को उस तरह से नहीं देखते हैं जिससे 20 साल पहले एम्प्लॉयमेंट देखा जाता था। जी, सबीना जी, ये बताइए, जो सब्रवाल साहब कह रहे हैं कि टेम्परेरी फिनोमिना है और जिस तरीके का ये पूरा इकोसिस्टम है या पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम जो हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें ये तमाम चीज़ें आती रहेंगी। आपको क्या लगता है कि ये कितना टेम्परेरी है, क्या नेचर है इसका? नीश जी बोल रहे हैं कि अगर दुनिया में अलग अलग जगहों में अगर नौकरियां छूटती हैं, लोगों की नौकरियां छूटती हैं, तो इसमें इंडिया का फायदा है, क्योंकि यहाँ पे फिर लोग यहाँ के लेबर को एम्प्लॉय करती हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट कि कंपनीज जो हैं, जब डिमांड बढ़ता है तो वर्कर्स को ले लेती हैं, और जब डिमांड कम होता है तो वर्कर्स को यूं उठा के बाहर फेंक देती हैं।
ये जो है ये ना वर्कर्स को अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने देता है, ना उनको अपने लाइवलीहुड्स एस्टैब्लिश करने देता है, ना उनको अच्छे से अपना मतलब स्किल सेट और एक्सपीरियंस बनाने देता है, प्लानिंग नहीं करने देता। और ये जब ऐसा होता है, जब वर्कर्स की तनख्वाह नहीं अच्छी होती, जब वर्कर्स एक्सपेंडेबल होते हैं, तो उसमें अल्टीमेटली डिमांड नीचे जाएगा ही। इंडिया का तभी फायदा हो सकता है जब हमारे पास वर्कर्स जो अच्छे स्किल्स, अच्छे एजुकेशन, जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले होंगे, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पूरा सिस्टेमिक एक प्रॉब्लम है कि बायजूस जैसी कंपनी जो लायनल मेसी को स्पोक्स पर्सन बना रही है, लेकिन अपने वर्कर्स को काम से निकाल रही है। ये पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें सोचना है कि हम वर्कर सिक्योरिटी कैसे बनाएं और साथ साथ कंपनीज को भी मजबूत करें। ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा इशू है जो हमें इसको मतलब अच्छे से देखना है। ठीक है रितेश जी, देखिए जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली हम ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, जो बातचीत हमारे दोनों मेहमानों ने की, मनीष जी ने भी की, सबीना ने भी की, तो थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये पूरा इकोसिस्टम है क्या। क्योंकि ठीक बात है कि जब जॉब्स आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जॉब्स जब जाते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन इन बिटवीन हम उस पर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो शायद ये वक्त है उस पर भी थोड़ा सा सोचा जाए। क्या इसमें इनहेरेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? जैसे सबरवाल साहब कह रहे थे कि भाई जीरो इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा था तो लग रहा था, हम भी ओवर हायरिंग कर रहे थे। अब जो है कोविड के बाद लोगों के हैबिट्स बदल रहे हैं, तो हमने जो सोचा था, स्टिपुलेट किया था, वो सामने आया नहीं, तो अब थोड़ी छटनी हो रही है। तो क्या ये जो पूरा इकोसिस्टम है टेक का, स्टार्टअप का, उसमें कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं और उनके साथ हमें कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? देखिए, मैं सबरवाल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हम मोटे हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कम खाने की ओर जाते हैं ताकि हमारा मोटापा कम हो, जिसको हम बोलते हैं कटिंग द फ्लैब। ऐसे ही ये कंपनीज बहुत ज़्यादा अपने ओवरहेड कॉस्ट्स को बढ़ा देती हैं। ये देखते हुए आप अब ये देखिए, इस वक्त इतने सारे स्टार्टअप्स हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां ले ऑफ कर दी हैं। आप ये देखिए, हम एक नौकरी की जब बात करते हैं तो वो एक नौकरी नहीं, इतने सारे उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, एक इंसान के माँ बाप, उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, उनके आसपास का पूरा इकोसिस्टम। तो मुझे ऐसा लगता है सारे स्टार्टअप्स को माइंडफुल हायरिंग करनी चाहिए। जब पैसा आए तो एकदम ऐसा ना करें कि बिल्कुल स्पर्ज कर दें और बहुत जल्दी हायरिंग कर लें, और जब पैसा ना हो तो उनको ये ना हो, उनके पास इतने रिजर्व्स हों कि वो ऐसा ना करें कि एक झटके में 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों को निकालना पड़े। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा समय है, हमें माइंडफुल हायरिंग की तरफ जाना चाहिए और हमें एक इंक्लूसिव, सिर्फ एक शेयर होल्डर वैल्यू की तरफ नहीं, लेकिन एक इंक्लूसिव स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए जहां पे एम्प्लॉय, मर्चेंट, कस्टमर सारे के सारे खुश रहें, बशर्ते हम सिर्फ एक शेयर होल्डर वैल्यू की तरफ जाएं। और यहां पे मैं एक लास्ट चीज ये जरूर कहना चाहूंगा, हमारे को एजुकेशन सिस्टम बदलने की जरूरत है। जो आने वाला समय है वो बहुत बहुत ज्यादा ब्लीक नजर आ रहा है। 2030 तक इतनी सारी नौकरियां जाने वाली हैं ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हमें एचआरडी मिनिस्ट्री और एजुकेशन के सारे जो हम लोग जो पुराना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, हमें उसको बदलने की जरूरत है। आने वाले समय में इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और उनके लिए हमारे पास लोग नहीं है जो स्किल्ड हो, तो हमें उसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। जी, और स्किल सेट चेंज होंगे और एआई आएगा या इस तरीके से जो नई चीज़ें आएंगी तो उसके लिए भी लोग चाहिए, और जो लोग खाली बैठेंगे तो भाई नई चीज़ें होंगी, उनको आपको सीखना भी होगा। एजुकेशन का भी बड़ा रोल है। हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कोई फैसला तो हम दे नहीं रहे हैं। सबरवाल साहब, ये बताइए कि जो रितेश ने कहा कि आपने भी कहा कि भाई ठीक है, जब आप इंक्यूबेशन मोड में होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, एक आइडिया को आप बढ़ा रहे होते हैं, फिर आपको कोई एंजल मिल जाता है, फिर आप उस आइडिया को और आगे, लेकिन उसके बाद ये तो ऑर्गेनाइज बिजनेस है, इसमें लोग जुड़ते हैं, संसाधन लगते हैं, तो पैसों की बात अपनी जगह है। चूंकि हम जो वर्कर है उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, इसलिए रितेश की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या ये ऐसे ही चलेगा? क्योंकि अब देखिए, जो उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट है उसके मकसद कुछ और है। हम देखते हैं कि ये लोग फिर आ जाते हैं आईपीओ लेके बाजार में लिस्ट करा के, और जो इनिशियल फंडर्स हैं वो तो अपना माल निकाल के
हट लेते हैं, फिर बाद में उस कंपनी को लेके भी बहुत तरह की चर्चा होती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये इवॉल्व कर रहा है, किधर जा रहा है सब्रवाल साहब? देखिए, जो भी मैनेजर है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, उसका सबसे दुखदाई दिन होता है जब उसको एम्प्लॉइज को छोड़ना पड़ता है या निकालना पड़ता है। तो ये कोई इसमें प्लेजर नहीं लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, शेयर होल्डर्स या स्टॉक मार्केट सैलरीज नहीं देती है, कस्टमर्स देती है। अगर कस्टमर स्ट्राइक पे चले जाएं या अगर कस्टमर्स का डिमांड कम हो जाए, जैसे कोविड के बाद हमने सोचा था डिजिटल सुपर साइकिल इतना बढ़ेगा कि बहुत नौकरियां होंगी, वो नॉर्मलाइज हो गया डिमांड, तो वो कम करना पड़ा। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर। आप 10 माला पे निशाना लगाएं तो 8 माला पे गिरेंगे। अगर आप लोग कहें रिस्क नहीं लें तो हम 1 माला पे निशाना लगाएंगे और ग्राउंड फ्लोर पे गिरेंगे। आई मीन जो लोग रिस्क लेते हैं वो कोई लोगों को निकालने के लिए उनको नौकरी नहीं देते हैं। बिजनेस प्लानिंग इज यूजलेस, प्लान्स आर यूजलेस बट प्लानिंग इज इंडिस्पेंसिबल। किसको फ्यूचर का मालूम है? अगर हमको फ्यूचर का मालूम होता कि क्या कहाँ स्टॉक मार्केट जा रहा है, कहाँ डिमांड होता, तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इजी होता है। गारंटीज नहीं मिलती हैं। गारंटी चाहिए तो टोस्टर खरीदो, नौकरी में गारंटी नहीं मिलती है, वो सरकार भी अब नहीं दे सकती है। कोई दुनिया में कोई कंपनी आपको गारंटी लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का दे नहीं सकती है। और जो एजुकेशन सिस्टम है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग विल हैव टू सब्स्टिट्यूट। मेरे पेरेंट्स की 35 साल का करियर था, मेरा 45 साल का होगा, मेरे बच्चों का तो 55 साल का होगा। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग विल हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर गारंटीज इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई फ्यूचर नहीं जानता। अगर आप कहें कि मत निकालो तो लोग हायर ही नहीं करेंगे, रिस्क टेकिंग कम हो जाएगी। हम 1 माला के लिए निशाना लगाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे गिरेंगे। अभी लोग 20 माला 15 माला के लिए निशाना लगाते हैं। अगर 10 माला पे गिरे तो थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन 10 माला तो पहुंचे। जी, ये बात तो सही है, लेकिन किसी एक्सट्रीम पर खड़े होकर हम बात नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि इसकी बैलेंसिंग जो होगी मल्टीपल फोर्सेस से होगी, और बिजनेस जो है वो सिर्फ कैपिटल से तो चलता नहीं है। हम आ गए कैपिटलिज्म में, लेकिन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबका ध्यान तो रखना पड़ेगा। बहरहाल सबीना जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है बैलेंसिंग कहाँ से होगी? रितेश ने कहा कि थोड़ा पॉलिसी लेवल पे भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है इस पूरे माहौल में, तो आपको क्या लगता है? जो मनीष जी कह रहे हैं कि आजकल नौकरियों में गारंटी नहीं है, कंपनीज रिस्क नहीं लेंगी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। गारंटी होने में और एक अपने आप एम्प्लॉय को अच्छी तनख्वाह, अच्छा एक्सपीरियंस बनाने का मौका, अच्छा स्किलिंग और थोड़ा सा जॉब प्रोटेक्शन, एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनता है, सेफ्टी नेट बनता है जिसमें आप वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप गारंटी दीजिए, गारंटी देना बहुत दूर की बात है। हम तो बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं कि आप अच्छे से अपने वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी दीजिए, उनको बेसिक स्किल्स ट्रेनिंग दीजिए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करेंगी तो वो भी इतनी जल्दी अपने एम्प्लॉयज को नहीं छोड़ेंगी। ये हायरिंग और फायरिंग का जो फंडा है, जो चक्कर अभी बन रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया है। और जैसे मैंने कहा, अगर आपको कॉस्ट कटिंग की जरूरत है, रिस्क लेने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन कॉस्ट कटिंग बहुत सी जगहों में हो सकता है। हमारा सिस्टम ऐसे बन गया कि हमने लेबर को बिल्कुल एक्सपेंडेबल बना दिया है, और इससे हमें कंपनीज को भी नुकसान होगा। और सिंपल सी बात है, देखिए, अगर लोगों की तनख्वाह अच्छी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, तो वो खर्च भी नहीं करेंगे। तो जब खर्च नहीं करेंगे तो फिर कंपनीज को वैसे ही नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी वैसे ही डाउन जाएगी। तो ये भी सोचने वाली बात है कि हमें अगर बैलेंसिंग करना है, हम चाहते हैं कि कंपनीज रिस्क लें, वो ठीक है, लेकिन कॉस्ट कटिंग दूसरी जगहों में करें, वर्कर्स को हम वैल्यू करें, उनको अच्छी तनख्वाह दें, उनको एक्सपीरियंस बढ़ाएं, तभी उनका भी फायदा होगा और कंपनीज का भी फायदा होगा। और ये जो एक्सेसिव इंपोर्ट है स्टार्टअप कल्चर में, हमारे पास 40,000 से थोड़े से ज्यादा ही स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ 5 लाख जॉब्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सब कहते हैं कि स्टार्टअप से तो बहुत सारा रोजगार आगे बढ़ेगा। देखिए, ये सच, हमें सच्चाई देखनी है, ये बहुत जरूरी है अगर हम एम्प्लॉयमेंट। जी, पॉइंट आपका क्लियर है, बिल्कुल सही बात आप कह रही है। देखिए, स्टार्टअप्स को लेकर एक हाइप भी जरूर क्रिएट हुआ है, वो कितना सही है कितना गलत है उसकी एक सेपरेट डिबेट हो सकती है। जहाँ तक बात है बैलेंसिंग की, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चाहे आप स्टार्टअप्स की बात करें या आपने ट्रेडिशनल
बिजनेसेस की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, हर तरीके से तो बैलेंसिंग तो चलता रहता है। रितेश, ये बताएं कि अब जैसे जो उम्मीदें हमने स्टार्टअप से पाली है और उसमें जिस तरह की तरीके की बहस आज हम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए, बिजनेस तो लोगों के लिए ही होता है, चाहे वो आपके कस्टमर हो, क्लाइंट हो या सप्लायर्स हो या जो भी हो, वो लोग शायद सबसे पहले होने चाहिए। अच्छी कंपनियां हमेशा यही करती हैं। इस चीज को इसमें ऑटोमेटिकली आता हुआ आप दिखते हैं कि समय के साथ ये चीजें अपने आप आपको दिखेंगी, या फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है जिस पर ध्यान देना पड़ेगा और इसको ठीक करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नौकरी से किसी को निकालना कॉर्पोरेशन का हक है, लेकिन अगर वो इल स्किल्ड है या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तब निकालना वाकई में हक है। लेकिन अगर आप नौकरी से किसी को निकाल रहे हैं क्योंकि आपने बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया है, तो वो गलत है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय नेट प्रमोटर स्कोर है, जो सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, वो है टाटा। टाटा ने ट्रस्ट बनाया है। आप देखिए, चाहे वो 26/11 के अटैक्स हो, चाहे वो कोविड का टाइम हो, एक कंपनी जिसने लोगों का साथ दिया, उनके साथ चली, वो है टाटा। और आज टाटा एक प्रेस्टीज है, हर इंसान टाटा को ज्वाइन करना चाहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इवन कंपनीज के खुद के बेहतरी के लिए, आप फाइनली जो कंपनीज का फर्स्ट कस्टमर है वो तो उसका एम्प्लॉय है, उसका जब तक ध्यान नहीं रखा जाएगा और अगर इस तरीके की रैंपेंट हायरिंग और फायरिंग होने लग जाएगी तो ट्रस्ट कंपनी का कम हो जाएगा। जिस तरीके से ट्विटर ने हिंदुस्तान के अंदर, आप देखिए, 90% अपनी पूरी की पूरी वर्कफोर्स को हटा दिया सिर्फ एक ईमेल देके। क्या उनका ये मत नहीं बनता कि वो उनको सिर्फ एक ईमेल पे हटा रहे हैं? 90% ऑफ द एंटायर वर्कफोर्स। इतनी सेंसिटिविटी हमें रखनी पड़ेगी। कोई इंसान आपके लिए कंपनी में काम कर रहा है, उनके सारे आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनीज को, और ये एम्प्लॉयज के लिए भी है, आईटी मैडनेस जिसको हम कहते हैं। पिछले 2 साल में डेवलपर्स और जो इंजीनियर थे वो क्या करते थे, एक ऑफर लेटर लेके अपनी सैलरी को नेगोशिएट करके ज्वाइन नहीं करते थे। तो ये दोनों तरफ से है। स्टार्टअप्स में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स स्टेबिलिटी, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी एट यूनिट लेवल। जब तक स्टार्टअप्स यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे तब तक ये बड़ी कंपनियां नहीं बन पाएंगे। और तीसरा, स्टार्टअप्स का जितना भी सामाजिक इंपैक्ट है उसके लिए उनको जिसको आप बोलते हैं धीरे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हम फास्ट तो बहुत ज्यादा जा सकते हैं, हम रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो मैं खुद फाउंडर हूं, मैं सब समझता हूं कि जब एक फाउंडर के लिए सबसे मुश्किल होता है किसी की नौकरी को ले ऑफ करना, लेकिन इसके और बेटर तरीके से किया जा सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2009 और 2014 के बीच में 18,000 लोगों को फायर किया, लेकिन उन्होंने एक फेज्ड मैनर में किया। तो मुझे लगता है ये सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है और इसमें सफिशिएंट टाइम देना चाहिए और सेंसिटिविटी से ले ऑफ करना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये भी है कि जो आप कर रहे हैं वो काम अपनी जगह है, किस तरीके से आप कर रहे हैं उसका भी बड़ा असर होता है। इसकी वजह से भी शायद हम लोग ये बहस कर रहे हैं। लेकिन बात यही है, देखिए, अब ये पूरी तरह से हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर है। अभी पूरी तरह से बने नहीं, लेकिन बनने की राह पर है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और कैपिटलिज्म के आप कह सकते हैं कि जलती हुई मसाल हैं वो। तो उन्होंने जो किया है ट्विटर में उसका असर तो होगा और लोग उसकी चर्चा तो करेंगे। बहरहाल, हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम अब ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि जिनकी नौकरी जाती है या जिन्हें डर है कि नौकरी जा सकती है, उनके लिए इनके पास क्या प्रिस्क्रिप्शन है और उसकी वजह क्या है। लेकिन अब हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि जिनकी नौकरी जा रही है, जा सकती, जिनको डर है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। ऐसे भी इन जनरल लोगों को इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मंदी का भी खतरा अभी टला नहीं है, सामने है। मनीष जी, क्या सलाह होगी आपकी जो लोग जॉब में हैं या जिनकी नौकरी चली गई उनके लिए? स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। जो कंपनीज जो पहले लोगों को निकालती हैं वो पहले तो ट्राई करती हैं नॉन परफॉर्मर्स को निकालने की। तो जिनके पास हाई स्किल सेट होता है, जो सबसे कीमती होती हैं एम्प्लॉयर्स के लिए, वो तो बहुत ही कंपनीज उनको ध्यान रखती हैं। तो
अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, रिपेयर, प्रिपेयर और अपग्रेड का अगर कंटिन्यूम आप अपनी इंडस्ट्री या अपनी कंपनी में सोच लें कि कौन से स्किल्स मैं रिपेयर कर लूं, कौन से मैं शुरू से प्रिपेयर सोचूं और जो मैं अपग्रेड कर लूं, तो जितना वैल्यूबल हो सकता है अपने आप को अपने कंपनी के लिए बनाना, अपने नेटवर्क्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो वो तो एडवाइस हमेशा प्रोफेशनल्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और दूसरा, लोगों को सोचना भी चाहिए कि अगर रिस्क प्रीमियम मिल रहा है तो मुझे ये, क्योंकि मैं फिर से उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अगर ज्यादा रिस्क प्रीमियम मिले आपको, तो आप सोच लीजिए कि आप रिस्क को हैंडल कर सकते हैं या नहीं। अगर आपकी नौकरी 10,000 से 50,000 एक साल में जा रही है, तो थोड़ा स्पीड लिमिट होता है, ठीक है, वो स्पीड लिमिट भी सोच। ठीक है। सबीना जी, ये बताइए कि अभी सबरवाल साहब ने कहा कि भाई आप तो रिस्क प्रीमियम लेके गए थे, रेगुलर कहीं आप ट्रेडिशनल कंपनी में थे, बड़ी कंपनी में, या फिर आपने स्टार्टअप का रुख किया तो उसका रिस्क प्रीमियम आपको मिला होगा। लेकिन ये बताइए कि ऐसे लोगों के लिए क्या स्पेस है, मतलब जो लोग स्टार्टअप्स में काम करने गए थे, अभी वापस वो अपनी कंपनियों में, या मतलब उसी कंपनी में नहीं, आप कहें कि गैर स्टार्टअप में पुरानी कंपनी में आना चाहते, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, मतलब हिसाब किताब क्या है, कैसे होगा इन लोगों का, फिर से ये कैसे लिए जाएंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमें एक सोशल सेफ्टी नेट, सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स में से सोशल सिक्योरिटी कोड भी बनाया है, लेकिन अभी वो ठीक से लागू नहीं हुआ है, स्टेट्स ने अभी लागू नहीं किया है। और जितना हमारा सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट स्ट्रांग होगा, उतना हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वर्कर्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी चाहे मर्जी से करें, चाहे अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा। ठीक है, तो इसी बात को आगे बढ़ा के रितेश से एक कमेंट ले लेते हैं। रितेश, ये बताइए, आज इस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे तो हमारे एक कुलीग ने कहा भी कि भाई देखिए, अब सबसे बड़ा टैक्स पेयर वर्ग वही है जो इस तरह की चीज़ों की जद में आता है कि नौकरी चली गई, अब क्या करें। यूएस में और वेस्ट में हम देखते हैं कि लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी इतनी होती है कि नौकरी जाने की कम से कम ये चिंता नहीं होती कि घर कैसे चलेगा, खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है। अपने यहाँ ये भी नहीं है, इस पर विचार करने की ज़रूरत, समय आ गया है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट मत होना चाहिए कि कोई भी इंसान जो ये बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए मोहताज ना रहे, चाहे वो इकोनॉमी एक्सपेंशन में हो या फिर रिसेशन में हो। और यहाँ लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, जो फ्रीलांसिंग कल्चर है ये बढ़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि नौकरियाँ, आप ये देखिए, नौकरियाँ जो उनकी जो स्थिरता है, क्योंकि वो कम हो जाएगी, तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाइए। आप अपनी स्किलिंग को बढ़ा के आप ये देखिए कि क्या आप मल्टीपल कंपनीज के लिए एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। रिमोट जॉब्स और वर्किंग फ्रॉम होम विद फ्रीलांसिंग बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी। अमेरिका में ये 450% ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, और सेम ये इंडिया में भी होगा। तो मेरा सबमिशन, जो भी लोग ले ऑफ हुए हैं उनके लिए ये, निराश मत होइए, खूब मेहनत कीजिए, और अभी चाहे थोड़ी कम सैलरी में वापस नौकरी लीजिए। वापस आना जॉब इकोसिस्टम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते उस सैलरी पे वापस आना। जी, तो ये बात तो सही है कि अगर किसी को झटका लगता है, लग गया है, तो आपको अपनी एक बार से झाड़ पोछ तो करनी पड़ेगी, रीओरिएंटेशन भी हो सकता है करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास स्किल है तो आप रुकने वाले नहीं हैं, आप तो आगे बढ़ने ही वाले हैं। और हर घटना कुछ ना कुछ सीख देती है, तो पूरे इकोसिस्टम को भी इससे सीख मिल रही है। ऐसी बात नहीं है, फाउंडर्स भी सीख रहे हैं और फंड्स भी सीख रहे हैं, कस्टमर्स भी सीख रहे हैं, क्योंकि कस्टमर्स भी अब कंपनीज कस्टमर से इस तरीके से जुड़ना चाहती हैं कि जैसे उसकी कंपनी की पूरी पर्सनालिटी वो बेचते हैं, कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। कंज्यूमर जो है, कहा जाता है कि कंज्यूमर इज द किंग, तो वो भी सब कुछ देख रहा है। और इस तमाम जो व्यवस्था है उसके बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस या सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म, जिसकी बात रितेश कर रहे थे कि अब आप देखेंगे कि जब नौकरी में पूरे डेडिकेशन के बाद भी मुझे इस तरीके के झटके लगते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि फ्रीलांसिंग के मौके बने। और कंपनियां तो खुद ही चाहती हैं कि भाई लोग जितना काम करें उतना पैसा लें और अपने घर जाएं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना डाले, कम से कम एम्प्लॉयज लेके चलना पड़े। तो पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है, उसके लिए हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।